हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो में जिसमें हम इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करेंगे। और जब हम कंप्यूटर के इवोल्यूशन या उसके जनरेशन की बात करते हैं तो ये सीधे सीधे रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास से। क्योंकि पिछले वीडियो में जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे कंप्यूटर्स की, तो हमने देखा कि शुरू के जो कंप्यूटर्स थे 1900 के शुरुआत के आसपास के जितने कंप्यूटर्स बने वो सब मैकेनिकल थे। उसके बाद सेमी मैकेनिकल कंप्यूटर्स बनने लगे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहना बेटर होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होना शुरू हुआ। बाद में एनियाक जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित पहला कंप्यूटर बना। तो चलिए हम इस टॉपिक में आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ और उसके जनरेशन्स की क्या कहानी है। शुरू में जब एनियाक बना, यानी कि बात हम कर रहे हैं 1946 की, इसी समय एनियाक तैयार हुआ था। एनियाक क्या था? पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड पहला कंप्यूटर एनियाक था। और इस समय तक क्या होता था, एनियाक में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स, एनियाक जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंप्यूटर था, इसमें क्या यूज होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन से डिवाइसेज यूज होते थे? तो इस समय यूज होता था वाल्व। वाल्व क्या था? वाल्व एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था उस समय जो प्रयोग किया जाता था, जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकता था, एज अ स्विच, एज अ एम्पलीफायर। इन सब वे में हम वाल्व्स का प्रयोग करते थे। लेकिन वॉल्व्स की खराबी क्या थी? वॉल्व्स तो एक पहले इनमें एक हीटर लगा होता था जो कि बहुत वोल्टेज लेते थे। जब ये हीट होते थे, फिलामेंट जैसे बल्ब पहले आता था 100 वाट 200 वाट वाला, जिसमें कि एक फिलामेंट होता था और जो गर्म होकर एकदम से चमक उत्पन्न करता था, वैसे ही छोटे छोटे फिलामेंट्स लगे होते थे इस वॉल्व के अंदर, और इस वॉल्व के अंदर फिर इलेक्ट्रोड्स लगे होते थे। तो क्या होता था, इस फिलामेंट के गर्म होने से ये जो इलेक्ट्रोड होते थे ये गर्म होता था और इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन एमिट होते थे और फिर उनको कंट्रोल किया जाता था। इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पर जाने का जो उनका प्रवाह था, जो वेलोसिटी थी, उसको कंट्रोल करके ये वॉल्व डिवाइस काम करता था ऐसे। और इसके अंदर ये एक पूरा ऐसे वॉल्व जैसा सिस्टम होता था और इसके अंदर वैक्यूम भरा होता था। तो पहली बात जो इसके साथ खराबी थी ये था कि ये साइज में बहुत बड़े होते थे, साइज इनका एक प्रॉब्लम था। दूसरा, ये बहुत ही फ्राजाइल थे। फ्राजाइल का मतलब होता है जो तुरंत टूट जाए, हल्का भी इनको झटका धक्का ऐसा कुछ लगता था तो ये टूट जाते थे। तीसरा, ये बल्कि बहुत थे, बल्कि मीन्स बहुत भारी थे, बहुत भारी वेटेड थे। चौथा, डेलिकेट थे। डेलिकेट का मतलब जिसको संभालना बहुत ही बारीक काम हो। बारीक काम का मतलब बहुत ध्यान से जिनको यूज़ किया जाना चाहिए। थोड़ा भी अगर मिस्टेक हुआ, हल्का भी, तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे थे ये। उसके अलावा इनकी खराबी क्या थी कि ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। पावर मीन्स सीधे सीधे मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ये ज़्यादा पावर क्यों लेते थे, इसका रीज़न एक तरीके से मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका। क्योंकि इनमें फिलामेंट लगा होता था, इसको गर्म होने में ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती थी, इस कारण ये पावर बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। और छठा, ये रिलायबल नहीं थे। रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल ऐसे चीज़ को, ऐसे आदमी को कहते हैं जिस पर कभी भी आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वॉल्व बहुत ही अनरिलायबल एलिमेंट्स होते थे, बहुत ही अनरिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते थे, जो कभी भी इनका फिलामेंट अगर टूट गया गलती से या ज़्यादा गर्म होने पर, जैसे हमारे बल्ब फ्यूज़ हो जाते थे वैसे ये भी फ्यूज़ हो जाते थे। अगर किसी भी समय एक वाल्व का फिलामेंट फ्यूज़ हो गया तो वाल्व काम करना बंद कर देगा और हमारी पूरी सर्किट रुक जाएगी। तो ये कभी भी हो सकता था, इसलिए इसे हम बहुत ही अनरिलायबल, यहाँ पर मैंने रिलायबल लिखा है बट ये अनरिलायबल थे एक्चुअली, ठीक है, अनरिलायबल होते। तो ये सारे इनकी खामियां थी, बट इन्हीं की मदद से हमने पहला अपना कंप्यूटर बनाया था। और ये जो पहला कंप्यूटर बना था ये लगभग एक बहुत बड़े रूम, एक घर के साइज के बराबर की ये पहला कंप्यूटर बना हुआ था। इसका रीज़न भी यही था कि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बल्कि थे और बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। उसी दौरान, तो ये जो मैंने डिस्कशन किया ये वॉल्व का, ये कब की बात है? 1946 में एनियाक बना। और जाहिर सी बात है, एनियाक तो पहला कंप्यूटर था जो वर्किंग मोड में था,
इसके पहले भी ऐसे कंप्यूटर्स बने होंगे छोटे छोटे जिनको हमने डिस्कस नहीं किया है या जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ज़रूर बने रहे होंगे। इसका मतलब वॉल्व पहले से थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में वॉल्व पहले से विकसित हो चुके थे। तो इसी के आधार पर 1942 से 1956 का ये जो एरा है, ये जो टाइम है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब इस टाइम को वो टाइम माना जाता है जिसमें जो कंप्यूटर्स डेवलप हुए उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहते हैं। इसको फिर से देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि 1946 में जब ENIAC बना, उस समय वॉल्व का प्रयोग करके कंप्यूटर बन रहा था ना। तो कई बुक्स 1940 टू 1950 को, या कई बुक्स 1940 से अप्रॉक्स 1956 तक के टाइम को वो टाइम मानते हैं जबकि उस समय बने हुए जितने कंप्यूटर थे उन्हें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही टाइम मान्य है। कई बुक्स इसको लिखते हैं, कई बुक्स इसको लिखते हैं, और आपको देखकर समझ में आना चाहिए 1946 जब पहला ENIAC बना था, उससे आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो 1940 टू 1950 या 1956 तक का जो टाइम है, इस दौरान जितने कंप्यूटर बने, इस दौरान बने हुए सारे कंप्यूटर्स को हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। और ये पहला फेज था कंप्यूटर के बनने का, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के बनने का। ठीक है, और तो इस समय यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जा रहा था? वॉल्व। ये आप ध्यान रखेंगे, इससे कनेक्ट करके रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या यूज होता था? वॉल्व। और वॉल्व क्या है? वॉल्व एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो अब बिल्कुल भी यूज नहीं होता, उस समय यूज होता था, जो हीटर की तरह होता था, बट ये एम्पलीफायर, स्विच, इस तरह प्रयोग करता था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता था ये वॉल्व। ठीक, बहुत भारी होता था, बहुत डेलिकेट होता था, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था, ये सब इसकी खराबी थी, जिसके कारण जो हमारा पहला कंप्यूटर बना वो बहुत ही बड़ा बना। ठीक है, इस दौरान केवल मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा था। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जनरेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे विकसित हुए, कैसे इवॉल्व हुए। तो उसमें से जो पहला लेवल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो था मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में ही इस समय सारे प्रोग्रामिंग की जाती थी या कमांड कंप्यूटर को दिया जाता था, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, उस समय कीबोर्ड नहीं था, उस समय माउस नहीं था, कुछ भी नहीं था इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। इस समय जब भी इनपुट दिया जाता था तो पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड, ये सब बिल्कुल अब यूज ही नहीं होते, तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, बट ये एक तरीके का कार्ड होता था इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल का बना हुआ, मतलब इलेक्ट्रिकल मटेरियल का बना हुआ, जो जिसमें कंडक्टिविटी हो, और उस पर पंच करके कुछ कोडिंग की जाती थी, और उसके थ्रू इसको रीड, मतलब जो हमने जो उस पर पंचिंग करके जो कोड लिखा 0110 या कोई भी डेटा लिखा, उसको फिर मशीन में डाल देते और मशीन उस पंच कार्ड रीडर के थ्रू रीड करता था। ऐसे इनपुट आउटपुट किया जाता था। ठीक है, इस समय मैग्नेटिक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता था, किस लिए? स्टोरेज के लिए। मैग्नेटिक सिलेंडर, ये क्या होता था? ये एक सिलेंडर टाइप का ऐसा डिवाइस होता था जिसके ऊपर, जिसके चारों ओर मैग्नेटिक लेयर होते थे, जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते थे। तो इसका प्रयोग उस समय डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता था। ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, अब हम उससे आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में क्या हो रहा था। अब क्या हुआ, वॉल्व जो थे इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में, देखिए हमारे कंप्यूटर के जनरेशन का या कंप्यूटर के इवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा रिलेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स के इवोल्यूशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक वॉल्व से काम चल रहा था, हमारा कंप्यूटर भी वॉल्व के थ्रू बना, लेकिन उसी समय कुछ वैज्ञानिक किसी चीज़ पर शोध कर रहे थे, और उसका नाम था, किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे, और वो था सेमीकंडक्टर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो कभी सेमीकंडक्टर पे स्पेशल डेडिकेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को। और ये आज 11-12 के फिजिक्स में एड मॉडर्न फिजिक्स के रूप में इसको जोड़ा भी गया है। तो सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमें समझने के लिए। उसी समय इस पर रिसर्च चल रहा था। कब? जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रहा था, उसी समय सेमीकंडक्टर पे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में रिसर्च चल रहा था। और उसी समय एक 3 वैज्ञानिकों के ग्रुप, लेकिन उसमें जो सबसे मेन थे
उनका नाम था विलियम शॉकले। ये भी बहुत ज़रूरी है एज अ फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी बहुत ज़रूरी है। शॉकले, विलियम शॉकले ने क्या किया, इन्होंने लगभग 12-15 साल के रिसर्च के बाद अपने दो और साथी जो इनके सुपरविज़न में काम कर रहे थे, एक का नाम था जॉन बार्डिन, ये मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए तो आप इसको बता पाएँ, जॉन बार्डिन, और तीसरे थे वाल्टर बार्टन। ये दो जो इनके सहायक थे और ये किसी और चीज़ पर काम कर रहे थे, ट्रांजिस्टर जैसी चीज़ों पे काम कर रहे थे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल था वो था विलियम शॉकले का, और इन्होंने बनाया पहला क्या, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, एक वॉल्व जैसा ही काम करने वाला एक डिवाइस है, लेकिन ये कैसा था, ये सेमीकंडक्टर का बना हुआ था। सेमीकंडक्टर के बनने का मतलब है ये बिल्कुल सॉलिड था, इसको किसी फिलामेंट की ज़रूरत नहीं थी, और ये बहुत कम वोल्टेज पर वो काम कर सकता था जो कि वॉल्व करता था बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पर। उसके अलावा ये सॉलिड डिवाइसेस थे, ट्रांजिस्टर जो थे वो सॉलिड डिवाइसेस और बहुत छोटे थे, तो हल्के भी हो गए, देखो ये लाइट वेट हो गए, है ना। उसके अलावा वो क्या था, बल्कि था वाल्व। उसके अलावा ये डेलिकेट नहीं थे, ये बहुत स्ट्रांग थे, मतलब इनको थोड़े बहुत धक्के गिरने और थोड़े बहुत झटके लगने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये वैसे ही के वैसे रहते थे, ये बराबर काम करते रहते थे। उसके अलावा ये बहुत कम पावर कंज्यूम करते थे, तो पावर का जो कंज्यूमशन था वो बहुत कम हो गया। उसके अलावा ये रिलायबल बहुत है ना, वॉल्व से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिलायबल ये थे डिवाइसेस। तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में एक क्रांति सी ला दी, एक नया युग आ गया, एक नए वर्ल्ड। जैसे ये अभी एक टाइम चल रहा है ट्रांजिस्टर के पहले, और दूसरा एक टाइम अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड को देखेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स कभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर की खोज एक माइलस्टोन खोज है, और ट्रांजिस्टर इसको ऐसे देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में, ट्रांजिस्टर के पहले की दुनिया और ट्रांजिस्टर के बनने के बाद की दुनिया, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो हुआ क्या कि 1946 में इन तीन वैज्ञानिकों ने, स्पेशली विलियम शॉकले ने, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की। विलियम शॉकले 1946, सॉरी ये गलत है, 1947, 23 दिसंबर 1947 को विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया इन दो साथियों की मदद से। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में ट्रांजिस्टर की खोज हो गई तो जाहिर सी बात है इसका प्रयोग करके कंप्यूटर बनाए जाने लगे, और तभी शुरू होता है कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन, जिसमें कि कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के यूज करके बनाए जाने लगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। अब आप देखिए कि सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, वाल्व की जगह क्या प्रयोग करने लगे हम, ट्रांजिस्टर। और अगर आप टाइम की बात करें तो जाहिर सी बात है 1947 में ट्रांजिस्टर बना, और हमने अभी देखा 1940 से 1950 तक या 1940-1956 तक किसी बुक के हिसाब से फर्स्ट जनरेशन चल रहा था। तो हमारा सेकेंड जनरेशन का जो टाइम होगा वो भी दो है, एक कुछ बुक्स कहती हैं कि 1950 से 1960 तक का टाइम जो है वो सेकेंड जनरेशन का है, और कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि 1957 से लेकर 1963 तक का जो टाइम है ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो आप इन दोनों को दिमाग में रखिए, लेकिन जो मोटा मोटी है दोनों में जो कॉमन है वो 1950 से 1960 तक सेकेंड जनरेशन तो है ही है ना। तो 60 वाला एरिया जो एरा है वो सेकेंड जनरेशन में आता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें क्या बदलाव हुआ, इसमें बदलाव ये हुआ कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाने लगा। अगर आप टाइम पे ध्यान देंगे तो आपको ये ट्रांजिस्टर वर्ड याद रहेगा। ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में हुई और उसी समय से कंप्यूटर में उसका प्रयोग किया जाने लगा। तो ट्रांजिस्टर से बने हुए कंप्यूटर क्या हो गए, आकार में छोटे हो गए, हल्के हो गए, ट्रांसपोर्टेबल हो गए। वाल्व से बने कंप्यूटर ट्रांसपोर्टेबल नहीं थे क्योंकि उनको उठाने इधर उधर, अगर वो बहुत बड़े भी हैं और किसी तरह उनको उठाया भी जाए तो उस झटके में ही सारे वाल्व टूट जाएंगे। कांच के बने हुए थे उनके वो वाल्व्स, तो इसलिए वो पोर्टेबल बिल्कुल नहीं थे। लेकिन ट्रांजिस्टर की मदद से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, ये पोर्टेबल हो गए, हल्के हो गए, कम पावर यूज़ करने लगे और रिलायबल ज़्यादा हो गए। ठीक है, और इस सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। उस समय क्या प्रयोग किया जा रहा था, मशीन लैंग्वेज। अभी क्या हुआ, लैंग्वेज में भी थोड़ी विकास हुई और अब असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है,
इस समय तक अभी तक कीबोर्ड नहीं बना था, है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाने लगा था, मैग्नेटिक कोर, ठीक। ये सारी चीज़ें सेकेंड जनरेशन में महत्वपूर्ण है। तो सेकेंड जनरेशन तक कंप्यूटर के इवोल्यूशन को हमने देखा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में क्या हो रहा था कि ट्रांजिस्टर की खोज के बाद उससे भी एडवांस लेवल की खोज पे काम चल रही थी, और इसका नतीजा क्या हुआ कि 1958 में दो साइंटिस्ट, एक का नाम था जैक क्लेयर किल्बी, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैक क्लेयर किल्बी, और दूसरे का नाम है रॉबर्ट नॉइस। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में इन दोनों साइंटिस्ट ने 1958 में क्या किया, आईसी का निर्माण किया। आईसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या चीज है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या चीज है, मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है कि एक ही चिप पर, ऐसे एक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, वो कैसा भी हो सकता है, इस पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर बनाए जाने लगे, इसे कहते हैं आईसी। मतलब जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और भी दूसरे रेजिस्टेंस, है ना, इन सब को जब हम एक ही चिप पर या एक ही जगह बहुत सारे को फैब्रिकेट कर दें, फैब्रिकेट करने का मतलब बना दें, एक ही साथ बहुत सारों का निर्माण एक ही जगह कर दें, तो ऐसे में क्या होगा, एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में मल्टीपल कंपोनेंट्स आ गए, इसे कहते हैं आईसी। तो इससे क्या हुआ कि जब पहले अलग अलग, मान लीजिए आपको किसी सर्किट में 50 ट्रांजिस्टर लगाने हैं, तो आपको एक बड़ा सा ऐसे पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लेना पड़ता था, फिर यहाँ ट्रांजिस्टर लगाइए अलग अलग, फिर उनको सोल्डरिंग करिए, कनेक्शन करिए, ऐसे बहुत जगह लेता था। आईसी की खोज से क्या हुआ कि एक छोटी सी जगह पे, मतलब इसके लगभग 100वें भाग पे ही उतने ट्रांजिस्टर आसानी से, उसके अलावा उतने ट्रांजिस्टर, मतलब 10 ट्रांजिस्टर के अलावा और भी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और भी चीज़ें बन सकती हैं, और बस आपको क्या करना है, आप जहाँ भी इसका प्रयोग करना है इसको ले जाइए, वहाँ लगा दीजिए। तो इससे क्या हुआ, जगह बच गया और सर्किट बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान हो गई। तो आईसी की खोज, ट्रांजिस्टर के खोज के बाद आईसी की जो खोज है, ये भी एक क्रांतिकारी निर्माण है इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में। तो अब इसका नतीजा क्या हुआ कि किल्बी और नॉइस ने मिलकर जब ये आईसी बनाया 1958 में, तो इसका असर सीधे सीधे कंप्यूटर के वर्ल्ड पर पड़ा, और जो कंप्यूटर अभी ट्रांजिस्टर्स का यूज करके बनाए जाते थे, अब उनमें आईसीज का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी, अब आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। तो आईसी जब फैब्रिकेट होता है तो उस आईसी के फैब्रिकेशन के बहुत सारे लेयर हैं, लेयर नहीं लेवल्स हैं। तो उसमें एक होता है एलएसआई, इसे क्या कहते हैं, एलएसआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम्स में, है ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको आप समझ लो तो बहुत आसान हो जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई के पहले भी एक चीज थी जिसका फुल फॉर्म है एसएसआई, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो ये क्या चीजें हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? जब आईसी की खोज हुई तो हमें मालूम है आईसी क्या करता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टेंस को एक ही चिप पर हम बना सकते हैं। तो कितने ट्रांजिस्टर, कितने एलिमेंट्स, कितने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हम एक ही जगह बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्केलिंग। स्केल का मतलब क्या है, कितने लेवल पे बना रहे हैं ना। तो अगर हम एक ही चिप पर 10 से लेकर 100 तक के कंपोनेंट्स को फैब्रिकेट या बना रहे हैं एक आईसी पर, तो उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और जब 100 से 1000, 10,000 तक हम फैब्रिकेट करते हैं एक चिप पर, तो उसे कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि एक चिप पर हम क्या कर रहे हैं, 100 से लेकर 1000 या 10,000 तक एलिमेंट्स को या कंपोनेंट्स को या ट्रांजिस्टर्स को, रेजिस्टेंस को, इनको कंपोनेंट्स कहते हैं, ये सब हम फैब्रिकेट कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो हमने जब आईसीज की प्रयोग किया, कब, अपने कंप्यूटर्स को निर्माण करने में, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी के बाद बारी आई, तो उस समय हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग कर रहे थे। किसमें, थर्ड जनरेशन में। तो अब बात आती है थर्ड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आप देखिए कि जनरेशन का सीधा सीधा रिलेशन है इवोल्यूशन से, वो भी किसके, इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो टाइम है, टाइम पीरियड भी फिर यहाँ पे दो टाइम पीरियड आएंगे। एक तो है 1960, सीधा सीधा 1970, है ना। मेरे ख्याल से आपको सीधा वाला याद रखना चाहिए, बहुत आसान है और
इससे काम चल जाएगा। लेकिन मैं चूंकि आपको बता रहा हूँ तो आपको दूसरा भी ध्यान में रहे, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। और ये वाला जो दूसरा वाला जो कुछ बुक्स कहती हैं वो कहते हैं कि 1963 टू 1971 ये था हमारा थर्ड जनरेशन का एरा। ठीक है, लगभग एक जैसा यहाँ आकर हो गया है। देखिए 1960 टू 70, ये 63 टू 71 है ना। तो जाहिर सी बात है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या प्रयोग करने लगे थे हम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कौन सा इंटीग्रेशन का लेवल, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हम थर्ड जनरेशन में कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट्स के प्रयोग से क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर और छोटा हो गया, क्योंकि एक ही चिप पर मल्टीपल कंपोनेंट्स फैब्रिकेट किए जाने लगे, तो हमारा जगह बचने लगा जो हम सर्किट्स बनाते थे उसका। इस कारण हमारे कंप्यूटर और छोटे हो गए और आसान हो गए। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है, अगर आप इंडिविजुअली 10 ट्रांजिस्टर को लगा रहे हैं, उसके प्रोटेक्शन से कहीं ज़्यादा बेटर है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जो इंटरनली बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे, वो ज़्यादा हार्ड फॉर्म में थे, क्योंकि वो पूरे कवर्ड होते थे, सील्ड होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। उनके गिरने फिरने से अंदर के कंपोनेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने और रोबस्ट बनाया हमारे कंपोनेंट्स को, और कम एरिया घेरने वाला बनाया, और कम पावर में हम मल्टीपल कंपोनेंट्स एक ही, मतलब आईसी में आपको बहुत कम पावर देना पड़ता है, बशर्ते कि आप उन 10 को अलग अलग पावर भेजें। तो आईसी में एक ही जगह थोड़े से पावर से ही वो मल्टीपल कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकता था और उन सब के हम फायदे ले सकते थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट से हमारे कंप्यूटर का केवल साइज ही कम नहीं हुआ, बल्कि वो ज़्यादा और रिलायबल हुआ, रोबस्ट हुआ। रोबस्ट का मतलब जो मजबूत हो, स्ट्रांग हो, अपने आप को रिकवर कर पाए। उसके अलावा ये कम पावर कंज्यूम करने लगा, हीट कम जनरेट हुआ। तो ये सारे फायदे हमारे थर्ड जनरेशन में आए। इसके अलावा इस समय हाई लेवल लैंग्वेजेस की खोज हो गई। फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये एक लैंग्वेज है जो इनिशियल दौर के लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की खोज हो गई थी, उसमें फोरट्रान, कोबोल और सी, ये जो लैंग्वेजेस हैं, और भी हैं एक दो, बट ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लैंग्वेजेस हैं और ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज हमने देखा कब, जनरेशन 1 में। उसके बाद हमने देखा सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गए थे। लेकिन इसमें कुछ ही का निर्माण हुआ था, जिसमें से फोरट्रान, कोबोल और सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में एक और चीज़ हुआ था, इस समय कीबोर्ड बन गया था, यानी कि अब हम कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में कमांड्स दे सकते थे। कीबोर्ड का निर्माण हो चुका था थर्ड जनरेशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ, हमने देखा कि आईसी की खोज हो गई थी और उसमें एलएसआई जो था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसका हम प्रयोग कर रहे थे कहाँ, अपने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। लेकिन फिर क्या हुआ, साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे तकनीक बनाई जिससे कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम एक आईसी पर डिवाइस या फैब्रिकेट कर सकते थे, जिसे कहा गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और इस VLSI से क्या हुआ कि हम जितना LSI में जितने कंपोनेंट इंटीग्रेट कर पा रहे थे, उसका 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम एक ही चिप पर इंटीग्रेट कर पाए। इसके कारण क्या हुआ, हमारे जो प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स का निर्माण होने लगा, और माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट बनने लगे, उनकी स्पीड बढ़ने लगी, उनमें कंपोनेंट्स बढ़ते गए, उनकी कैपेबिलिटी, क्षमताएं बढ़ती गई। एक ही चिप पर हम मल्टीपल प्रोसेसर्स बनाने लगे, है ना। तो ये सारे खासियत आ गई VLSI के कारण, और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स हम उतने ही जगह में या उससे भी कम जगह में हम फैब्रिकेट करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़ गई, और उसके अलावा साइज बहुत कम हो गया, हमारा कंप्यूटर का साइज और छोटा होने लगा। और तो फोर्थ जनरेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है VLSI माइक्रो प्रोसेसर का खोज। उसके अलावा फोर्थ जनरेशन में माउस का निर्माण हो गया था। अच्छा, इसका टाइम तो मैंने बताया नहीं। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम है वो भी फिर से दो फेज में है। पहला मीन्स कुछ बुक्स पहले वाले को कहती हैं, कुछ बुक दूसरे वाले को। तो जो पहले वाले टाइम है वो आपको समझ में आ गया होगा, 1970 से 1980, ये कुछ बुक्स कहती हैं। और कुछ बुक्स कहती हैं 1972 से 2010,
2010 तक फोर्थ जनरेशन के टाइम को मानती हैं। कुछ बुक्स सीधे सीधे कहती 1970 से 1980 तक का जो टाइम था वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। और इस समय फोर्थ जनरेशन में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे पाइथन, जावा, C++। इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की खोज शुरू हो गई कब? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, इस समय माउस की खोज हो गई, मैंने बता दिया। इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि माउस की मदद से आप देखो एरो पॉइंट करता है ना स्क्रीन पे। GUI की खोज भी इसी समय हुई। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये सब कुछ टर्म्स हैं, आप इसको याद रखेंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले के जो कंप्यूटर्स थे उनमें आजकल के जैसे जो स्क्रीन आप देखते हैं डेस्कटॉप, और वहाँ पर आइकॉन्स रखे हैं, आपने डबल क्लिक किया कुछ खुल गया, वहाँ गए कुछ टाइप किया और इंटरनेट पे चले गए, ये सब पहले नहीं था। पहले कंप्यूटर एकदम ब्लैक स्क्रीन में रहता था और बस एक कीबोर्ड की खोज हो गई थी थर्ड जनरेशन में। तो एक कुछ टाइप करने के लिए बस एक ब्लिंक होता रहता था, कर्सर जिसको कहते हैं, और वहाँ पर आप टाइप कर सकते थे। और टाइप क्या करते थे? कमांड्स की मदद से वो कंप्यूटर आपको आउटपुट देता था या प्रोसेसिंग करता था। लेकिन फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? GUI की खोज हुई और कंप्यूटर के पास, यानी कि कंप्यूटर को जो यूज़ करने वाले यूजर्स हैं उनके लिए ग्राफिकल इंटरफेस आ गया। ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब अब जो यूजर्स हैं वो कंप्यूटर्स पे ग्राफिक्स को देखकर ही उससे इंटरेक्ट कर सकते थे। कुछ आइकॉन्स बन गए, डेस्कटॉप आ गया, अच्छे डेस्कटॉप पे वॉलपेपर आने लगे। ये सब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कमाल है। तो GUI जब आई उसी समय पॉइंटिंग डिवाइस की भी खोज हुई, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। क्योंकि जब तक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था तब तक पॉइंटिंग डिवाइस का कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया तो उस ग्राफिकल जो व्यू बनता था कंप्यूटर का, उस पर किसी पर्टिकुलर एरिया को दर्शाने के लिए या वहाँ पर हिट करने के लिए हमें पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ी, और उसकी खोज हुई फोर्थ जनरेशन में, जिसे हम माउस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पहले हम एरा देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं। तो एक बुक, यानी कि कुछ बुक्स के अनुसार इसका टाइम क्या है? 1980 टू नाउ, अभी तक, या अभी जो समय चल रहा है वो 1980 के बाद का जो जितना समय है अभी तक, वो सब क्या है? फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। और वैसे ही कुछ बुक्स कहती हैं कि 2010 के बाद से अभी तक का जो टाइम है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम है। तो ये आप समझ गए होंगे ऑलमोस्ट। थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में, बाकी सेम ही है ना। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ कि ULSI का प्रयोग होने लगा। ULSI, ये U है ना। ULSI का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या हुआ? VLSI से भी 100 गुना ज्यादा हम डिवाइसेस को, बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को हम एक ही जगह, एक ही चिप पर इंटीग्रेट करने लगे। आप देख रहे हैं प्रोसेसर्स की पावर बढ़ती जा रही है। 13 जनरेशन प्रोसेसर अभी बनने लगे हैं, और पहले क्या पेंटियम बनता था, पेंटियम 4 है ना। उसके बाद P4 के बाद डुअल कोर बना, डुअल कोर के बाद क्वाड कोर बना, क्वाड कोर के बाद i3, i7, अब i9 भी चल रहा है, और उसके भी जनरेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो हर जनरेशन में क्या होता है? और ज़्यादा कंपोनेंट्स उस पर इंटीग्रेट करते हैं, जिससे उसकी पावर और बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, उसकी क्षमता और बढ़ जाती है। तो ULSI का प्रयोग किया जाने लगा किसमें? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। GUI पहले ही बन चुका था, माउस पॉइंटर ये सब बन गए थे फिफ्थ जनरेशन से पहले ही। फोर्थ जनरेशन में मैं बताना भूल गया, बट फोर्थ जनरेशन की ये खोज है क्या? नेटवर्क। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने की भी शुरुआत हो चुकी थी। जैसे एक ऑफिस में 4 कंप्यूटर हैं तो उससे एक प्रिंटर जुड़ गया। तो ये सारे जो नेटवर्किंग के सिस्टम है वो फोर्थ जनरेशन में शुरू हो चुका था। फिफ्थ जनरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफरेंट चीज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाने लगा। और आपको मालूम है आजकल उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हम लोग हमारे लाइफ के हर एरिया में यूज़ किया जाने लगा है। बहुत सारे वेबसाइट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं, सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रही हैं, मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो 5th जनरेशन जो कंप्यूटर का है उसको सबसे अलग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बनाता है। ठीक है, तो ये थे 5 जनरेशन। हम एक बार समरी देख लेते हैं फिर जल्दी से, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। एक जल्दी से रिकैप हम देख लेते हैं। और हम अभी तक हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर के जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स की इवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था इसका टाइम पीरियड क्या था, 1940 टू 1950, है ना, या कुछ बुक्स इसको भी ये भी कहते हैं 1940 टू 1956, है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें वॉल्व का प्रयोग किया जाता था। ये बहुत बल्कि थे, बहुत ज़्यादा भारी थे, रिलायबल नहीं थे, है ना, और बहुत बड़े आकार के होते थे ये। इसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था इस टाइम पे। ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, सिलेंडर, मैग्नेटिक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता था, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन क्या टाइम क्या है, 1950 से 1960, या एक और टाइम इसका कुछ बुक्स कहते हैं 1957 टू 1963। ठीक है, इसमें सबसे खास बात क्या थी, इसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जा रहा था। इसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था जिससे साइज कम हो गया, और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इस समय कंप्यूटर्स इसके मुकाबले बहुत कम हो गए, साइज में बहुत कम हो गए और पोर्टेबल हो गए। ठीक है, थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो क्या हमने देखा, 1960 टू 1970, और कुछ बुक्स के अनुसार 1964 टू 1971, है ना। और इसके दौरान क्या हुआ, इसके दौरान हम आईसीज का प्रयोग करने लगे, आईसी। और ये जो एस लिखा रहता है आईसी के बगल में, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट ही होता है। ये एस जो है स्मॉल होता है, ये आईसी कैपिटल होता है। ये जो स्मॉल एस है ये आईसीज मतलब उसका प्लूरल वर्ड बनाते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऐसे। आईसी और आईसी में भी किसका प्रयोग, एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाने लगा। कीबोर्ड्स की खोज हो गई, कीबोर्ड बन गया था इस समय, और हम कीबोर्ड की मदद से कमांड देने लगे थे। ठीक है, फोर्थ जनरेशन का जो टाइम है वो क्या हो गया, 1970 टू 1980, और कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि 1972 टू 2010। ठीक है, इसमें खास बात क्या थी, इसमें VLSI का प्रयोग किया जाने लगा, GUI का निर्माण हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग होने लगा, और इसके कारण माउस की खोज हो गई। माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस की खोज थर्ड जनरेशन में हो गई थी। इसमें कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेजेस हमने देखे थे, कोबोल, फोरट्रान और सी। लेकिन फोर्थ जनरेशन तक आते आते कौन कौन हम देखने लगे, सारे जो आज आप देख रहे हैं वो सब उस समय निर्माण हो गया था। पाइथन, हम पाइथन भी सीखने वाले हैं, तो पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सारे लैंग्वेजेस, C++, इन सब का जो खोज था या इन सब का निर्माण जो था वो फोर्थ जनरेशन में हो गया था। खोज और निर्माण में फ़र्क होता है। खोज वो होता है जो पहले से है और किसी ने उसको ढूंढ लिया, डिस्कवरी की। लेकिन निर्माण या कंस्ट्रक्शन वो होता है जो पहले से नहीं था। तो ये जो जितने लैंग्वेजेस हैं इसको बनाया गया, ये पहले से थे नहीं, है ना, तो इनको हम कंस्ट्रक्शन कहेंगे। ठीक है, इनको खोज नहीं कहेंगे, ठीक है, निर्माण कहेंगे। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का जो टाइम है वो क्या है, 1980 टू नाउ, अभी का टाइम, या आप यूँ भी कह लें 2011 से अभी तक, ये टाइम फिफ्थ जनरेशन का है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था वो क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज या इसका निर्माण, AI का निर्माण यानी इसका प्रयोग, ये फिफ्थ जनरेशन की सबसे बड़ी खासियत है। तो दोस्तों ये था इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर एक बहुत ही क्विक वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की कि सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाए और सारे के सारे रिलेशन आपको समझ में आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्यूटर के जनरेशन से क्या संबंध है, ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहें। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तब तक के लिए थैंक यू।